गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारी ज्योग्राफी की 11th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर कर लिया था पहले कंप्लीट। जिसने नहीं देखा वो एक बार प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ये हमारा चैप्टर 3 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसको हम स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी की क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है या यह एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थलमंडल है। क्या आपने कभी टेलीविजन पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग और मैग्मा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सका है और ना ही पहुंच सकता है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी देश में भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भीय क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति में से प्रभावित होता है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। ये समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी या लहर कैसे पैदा होती है, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी से क्रोड तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित है। यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। यह अध्याय इसी विषय से संबंधित है। अब भूगर्भ की जानकारी के साधन क्या थे वो देखेंगे हम। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण ये संभव नहीं है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सकें या वहाँ के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सकें। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इसकी गहराई किस प्रकार के पदार्थ से बनी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष के रूप में प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण से भी आधारित है। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातली चट्टानें हैं अथवा वे चट्टानें जो हम खनन क्षेत्र से प्राप्त करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि उनकी उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये है गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना व समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना। आज तक सबसे गहरा प्रवेदन का मतलब होता है ड्रिल आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजना के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। ये तो था प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत। पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में हम आगे किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं, जो कभी कभी धरती पर पहुंचती है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड है जिनसे हमारा ग्रह मतलब पृथ्वी बने। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल हैं। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता। यह ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। इन भिन्नताओं को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है, मतलब ग्रेविटी एनोमैली कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूपर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण की भी भूपर्पटी के चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अब हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंपी तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है जो ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। पी तरंगे और एस तरंगे और धरातली तरंगे, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं और भूकंप का अभिलेख बताया गया है इसमें। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। ये क्वेश्चन से प्रायः भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपर्पटी के शेलों में गहन दरारें भी भ्रंश होती है। भ्रंश के दोनों तरफ शेलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहाँ ऊपर के शेलखंड दबाव डालते हैं, उनके आपस में घर्षण उनके परस्पर बांधे रखता है। फिर भी अलग होने
होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप शेलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र मतलब फोकस कहलाता है। इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों का महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम ठीक केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। अब हमने भूकंप के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे भूकंपीय तरंगें। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल ही आते हैं। सभी प्राकृतिक भूकंप जो स्थल मंडल में ही आते हैं। इसी अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र दिखाता है। यह वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, भूगर्भिक तरंगें और धरातलीय तरंगें। भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगें कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शेलों के मध्य अन्योन क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें धरातलीय तरंगें कहा जाता है। गुजरने पर परावर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन एवं आवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। भूगर्भीय तरंगें भी 2 प्रकार की होती है। इन्हें पी तरंगें व एस तरंगें कहा जाता है। पी तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है, मतलब पी से प्राथमिक ऐसा बोल सकते हैं। पी तरंगें ध्वनि तरंगों जैसी होती है। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। एस तरंगें धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है। ये द्वितीयक तरंगें कहलाती हैं। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती है। एस तरंगों की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता, इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की। परावर्तन से तरंगें प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती है, जबकि आवर्तन से तरंगें कई दिशा में चलती हैं। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। धरातलीय तरंगें भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। ये तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती है। इनसे शेल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं भूकंपी तरंगों का संचरण। इनका संचरण कैसे होता है? तो भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपी तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती है तो शेलों में कंपन पैदा होती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और शेलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य 3 तरह की तरंगें संचरण गति से संपूर्ण दिशा में कंपन पैदा करती हैं। इस तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के संपूर्ण कंपन पैदा करती हैं, अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। उसके बाद अब है छाया क्षेत्र का उद्भव। भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती है। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भी भूकंप तरंग अभिलेखित नहीं होती। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। ये दोनों हमें डायग्राम में बताया गया है। पी व एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अभिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र में 145 से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं एवं एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। 105 डिग्री से परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुंचती। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। इस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। अब इस डायग्राम में पी तरंग का छाया क्षेत्र बताया गया है। इसमें इस तरंगों का किरण पथ भी है और पी तरंग का छाया क्षेत्र यहाँ से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद यहाँ से पी तरंगें प्राप्त की जाती हैं और इस वाले से एस तरंग प्राप्त की जाती है। अब है भूकंप के प्रकार। सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। पहला वाला तो ये हो गया। उसके बाद विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखीय जन्य भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियात भूकंप कहते हैं। 4th प्रकार है, कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होती है। इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं। 5 है, जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। अब है भूकंप की माप। भूकंपी घटनाओं का मापन भूकंपी तीव्रता के आधार पर, आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है।
भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता या गहनता इंटेंसिटी स्केल, इसको आघात की तीव्रता को बोलते हैं इंटेंसिटी स्केल, को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मरकैली के नाम पर जाना जाता है। यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। नेक्स्ट है भूकंप के प्रभाव। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न है। भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन, मृदा द्रवण, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध पर तटबंध के टूटने से बाढ़ एवं आग लगना, और इमारतों का टूटना, तट ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी, ये सब भूकंप प्रभाव हैं। इसके बाद ये हमें डायग्राम में बताया गया है कि भूकंप आने पर विनाश हो जाता है। ज्वारी लहरों द्वारा हुए विनाश का एक दृश्य इंडोनेशिया का बताया हुआ है, एक थाईलैंड का, एक मेरीना तट भारत का बताया हुआ है, एक श्रीलंका का बताया हुआ है।